हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। स्वागत करता हूँ आप सभी का हाई फाई स्टडीज और एस सी एस सी ड्यू पॉइंट चैनल पर। मैं प्रिंस कुमार फिर हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके साथ करंट अफेयर्स की एक नई श्रृंखला के साथ। तो करंट अफेयर्स में आज हम लोग क्या क्या नई चीज़ें होंगी उसको जानेंगे। इससे पहले आज का मोटिवेशनल कोड है कि थक कर बैठ गए क्यों राही मंजिल दूर नहीं है। किसी कवि की ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है कि हम थक कर क्यों बैठ जाते हैं। एक बार असफलता मिलती है, दो बार मिलती है, लेकिन बार बार असफलता मिले यह तो नहीं है ना। इसलिए हमें थक के नहीं बैठना है। और भले ही अभी आयोग के द्वारा कैलेंडर नहीं जारी किया गया है, इस कैलेंडर के इंतजार में हम अभी बैठे हुए हैं। थकना नहीं है, हमें हारना नहीं है, जीतना जरूर है। हमें अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। इस सपने को पूरा करने के लिए आइए लग जाते हैं, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को फिर से। आज का जो हमारा पहला करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला में आ रहा है कि 77वां कांस फेस्टिवल। कांस फेस्टिवल आपको पता ही होगा, फ्रांस में मनाया जाता है। कांस फ्रांस में एक जगह है और वहाँ पे ये कांस फेस्टिवल मनाया जाता है। फिल्म फेस्टिवल है ये। 77 नंबर का ये मनाया जाएगा। 77 नंबर का ये कांस फिल्म फेस्टिवल है। और ये अभी शुरुआत नहीं हुई है। 14 मई से लेकर 25 मई तक इसमें इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। फिर बाद में घोषणा होगी कौन सी फिल्म इसमें सर्वश्रेष्ठ लेके कौन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहा। उससे पहले ये आज चर्चा में इसलिए है कि पाम डी और श्रेणी में भारत को पहली बार नामांकन मिला। भारत की किसी फिल्म का पाम डी और श्रेणी में पहली बार नामांकन मिला है। पाम डी और को गोल्डन ग्लोब भी कहते हैं, गोल्डन ग्लोब के भी नाम से जानते हैं। और इसमें जो भारत की जिस फिल्म का नामांकन किया गया है वो पायल कपाड़िया की फिल्म है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पायल कपाड़िया निर्देशित फिल्म है ऑल वी इमेजिन इज लाइट। ऑल वी इमेजिन इज लाइट जो पायल कपाड़िया की फिल्म है, उस फिल्म का नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। यानी 77वें कांस फेस्टिवल में पाम डी और श्रेणी में नामांकित होने वाली भारत की फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इस फिल्म को जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा मत। फिल्म के डायरेक्टर कौन है, यानी पायल कपड़िया हैं। पायल कपड़िया, ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल्म का नाम और उसके डायरेक्टर का नाम। इस फिल्म फेस्टिवल के दौरान भारत में एक भारत पर्व नाम से पवेलियन भी बनाएगा। कांस जो सम्मेलन हो आयोजक हैं, कांस सम्मेलन के आयोजकों के द्वारा भारत में भारत पर्व के नाम से पवेलियन बनाया जाएगा, जिसकी डिजाइन आईआईएम अहमदाबाद ने तैयार की है। जिसकी डिजाइन आईआईएम अहमदाबाद ने तैयार की है। ठीक है, हम लोगों ने 77वें कांस फेस्टिवल के बारे में थोड़ी सी जानकारी अभी प्राप्त की। इसके बाद इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारी हमको प्राप्त होंगी जब इस फिल्म फेस्टिवल का समापन होगा और उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर समेत सभी विभिन्न पुरस्कारों को हम लोग एक साथ एक वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, टीसीएस का पहला ह्यूमिक सेंट्रिक एआई सेंटर। टीसीएस का पहला ह्यूमिक सेंट्रिक एआई सेंटर कहाँ स्थापित हो रहा है? तो टीसीएस का पहला ह्यूमिक सेंट्रिक एआई सेंटर फ्रांस के पेरिस में स्थापित किया गया है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत से बाहर है। ये भारत से बाहर है। हम में से बहुत सारे विद्यार्थी टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा की कंपनी जो सबसे कंपनी है, तो सब्सिडरी कंपनी है टीसीएस, और टीसीएस कंपनी का टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो अपना पहला ह्यूमिक सेंट्रिक एआई सेंटर स्थापित कर रही है, वो फ्रांस के पेरिस में स्थापित कर रही है। भारत के बाहर स्थापित हो रहा है, इसलिए भी और ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम लोगों ने दोनों प्रश्न देखा, दोनों फ्रांस से रिलेटेड है। एक कांस शहर फ्रांस से रिलेटेड है और पेरिस फ्रांस की सीन नदी के किनारे है। फ्रांस की राजधानी भी है पेरिस। ठीक है, याद रखिएगा, पेरिस सीन नदी के किनारे है। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। सीन नदी के किनारे है। पेरिस सी नदी के किनारे है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2000 संस्थानों को रैंकिंग प्रदान किया गया। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2000 संस्थानों को रैंकिंग प्रदान किया गया। इसमें आईआईएम अहमदाबाद को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला। भारत में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने वाला जो इंस्टीट्यूट है वो आईआईएम अहमदाबाद है। इससे पहले आईआईएससी बेंगलुरु रहता था, लेकिन इस बार वो 507वें स्थान पे खसक के चला गया है। और इस बार आईआईएम अहमदाबाद जो है इंडिया का 2000 संस्थानों में टॉप पे बनाने पे अपना भारत में टॉप पे अपना स्थान बनाने में सफल रहा है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ईबू ज्वालामुखी विस्फोट। ईबू ज्वालामुखी विस्फोट हुआ हल्मेरा द्वीप पर, हल्माहेरा द्वीप पर। हल्माहेरा एक द्वीप है इंडोनेशिया का। कहाँ का है? इंडोनेशिया का। हल्माहेरा द्वीप है इंडोनेशिया का एक द्वीप है।
हल्मा हेरा द्वीप इंडोनेशिया का एक द्वीप है। यहाँ पर एक विस्फोट ईबू ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, तो ज्वालामुखी का नाम याद रखिएगा ईबू, और हल्मा हेरा द्वीप है और इंडोनेशिया का अधीन है, हल्मा हेरा द्वीप है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अमन सहरावत, अमन सहरावत एक रेसलर हैं और 2024 पेरिस ओलंपिक के क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पहलवान हैं। भारतीय पहलवान है, ठीक है, कौन, पहले भारतीय पहलवान है। ठीक है, यानी अमन सहरावत 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय पहलवान बन गए हैं, पहले भारतीय पहलवान हैं। अभी देखिए और भी कितने सारे लोग करते हैं, लेकिन अमन सहरावत पहले भारतीय बने हैं, इसलिए याद रखिएगा कि पहले भारतीय कौन है। इसलिए भी हमें लगता है कि पेरिस ओलंपिक जब हो जाएगा तो पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड चीजें आएंगी। फिलहाल के लिए अभी इतना याद रखिए कि अमन सहरावत रेसलिंग से जुड़े हुए यानी कुश्ती से जुड़े हुए हैं पहलवान है ये। ठीक है, अगला वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 30वां अजलान शाह हॉकी प्रतियोगिता, यानी हॉकी जो टूर्नामेंट है 2024, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट आप सभी जानते हैं कि सुल्तान अजलान शाह मलेशिया में होता है सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट। और यहाँ के टूर्नामेंट में जापान पहली बार जीता है, किसको हरा के, पाकिस्तान को हरा के। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जीता है जापान, किसको हरा के, पाकिस्तान को हरा के। जापान पहली बार जीता है इसलिए याद रखिएगा, और पाकिस्तान को हराया है इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है। तो 30वां, ये किस क्रम का था, 30वां अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट किसने जीता, जापान ने जीता, किसको हरा के जीता, पाकिस्तान को हरा के जीता। किसने जीता, जापान ने जीता, किसको हरा के जीता, पाकिस्तान को हरा के जीता। कहाँ हुआ, मलेशिया में हुआ। किस नंबर का था, 30वें नंबर का था। किस नंबर का था, 30वें नंबर का था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चीन बन गया है, यूएसए को पछाड़ के। किसको पछाड़ के, यूएसए को पछाड़ दिया है अब ये। और इससे पहले हम थोड़ा सा तथ्य जान लेते हैं। भारत और चीन के साथ जो व्यापार रहा पिछले वर्ष 118 अरब डॉलर का रहा, 118 अरब डॉलर के आसपास रहा, जो कि भारत सरकार के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा जो जारी आंकड़े हैं, 118 अरब डॉलर के आसपास रहा। और इसमें जो ग्रोथ देखी गई भारत और चीन के बीच व्यापार में, 9.7% की वृद्धि देखी गई है। कितने प्रतिशत की, 9.7% के आसपास की वृद्धि देखी गई है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी इस समय चीन बन गया है, यूएसए को फिर से पछाड़ दिया। पिछले 2 वर्षों में यूएसए आगे आ गया था, क्योंकि इस दौरान चीन के साथ भारत के थोड़े से व्यापारिक संबंध जो थे कुछ नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए थे, लेकिन अब यूएसए फिर से दूसरे नंबर पे चला गया और चाइना फिर से नंबर 1 पे आ गया है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है 6G डिवाइस। हम सभी जान रहे हैं वर्तमान में दुनिया में 5G की एक होड़ चल रही है। 5G तकनीकी हर देश अपनाने के प्रयास में लगा हुआ है, लेकिन एक ऐसा देश भी आ गया है जिसने 6G तकनीकी से युक्त डिवाइस प्रस्तुत कर दी है, और वो देश कौन सा है, वो देश है जापान। 6G तकनीकी से सक्षम 6G तकनीकी सक्षम डिवाइस प्रस्तुत करने वाला देश है जापान। ठीक है, याद रखिएगा जापान। जापान 2 आज के प्रश्नों में इंपॉर्टेंट है, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट भी जीता है, और 6G डिवाइस प्रस्तुत करने वाला पहला देश भी बन गया है जापान। 6G डिवाइस प्रस्तुत करने वाला देश भी बन गया है जापान। और 6G की खूबी क्या होगी कि 330 फीट की दूरी तक अच्छी खासी स्पीड उपलब्ध कराएगा। साथ में ये 100 जीबी पर सेकंड की स्पीड उपलब्ध कराएगा। 100 जीबी पर सेकंड, आप सोच सकते हैं कि अभी हम लोग जीबी 1 जीबी तक नहीं गए हैं, और ये 100 जीबी पर सेकंड की बात की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये 5G तकनीकी से 5 गुना ज़्यादा है। कितना, 5G तकनीकी से 5G इंटू 20। ठीक है, 5G इंटू स्पीड क्या है, 5G इसकी 5G की जो स्पीड है उससे 20 गुना ज़्यादा है, यानी 100 जीबी पर सेकेंड, 100 जीबी पर सेकेंड। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में ये कांस फेस्टिवल टीसीएस का पहला ह्यूमक एआई सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ईबू ज्वालामुखी विस्फोट, अमन सहरावत, अजलान शाह हॉकी विश्व कप, हॉकी कप, और फिर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश, या फिर 6G डिवाइस से संबंधित। तरफ अगला प्रश्न हमारा, लैंसेट के द्वारा भारत में प्रजनन दर से संबंधित एक आंकड़ा जारी किया गया, एक अध्ययन किया गया, और उसमें बताया गया कि भारत में जो प्रजनन दर है 2021 में कितनी हो गई है, 2.2 हो गई है। ठीक है, इंडिया में 2.2 हो गई है। ग्लोबल स्तर पे जो है 2050 तक 1.83 हो जाएगी, और 2000 यानी 2100 तक ये हो जाएगी 1.59। 2100 तक हो जाएगी 1.59। सर्वाधिक जो प्रजनन दर है वो बिहार राज्य की है, याद रखिएगा। सर्वाधिक प्रजनन दर वर्तमान में किस राज्य की, बिहार राज्य की है। दूसरे नंबर पे मेघालय है,
और तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। तीसरे नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रजनन दर से संबंधित एक आंकड़ा जारी किया गया किसके द्वारा? लैंसेट के द्वारा। और इसमें बताया गया कि जो जनसंख्या प्रतिस्थापन दर है, प्रतिस्थापन दर, जनसंख्या प्रतिस्थापन दर ये 2.1 है। आप याद रखिएगा, प्रश्न आ चुका है पीसीएस में कि जनसंख्या प्रतिस्थापन दर क्या है? 2.1 जनसंख्या प्रतिस्थापन दर। ठीक है, जनसंख्या प्रतिस्थापन दर कितनी है? 2.1 है। ठीक, याद रखिएगा ये प्रश्न, जनसंख्या प्रतिस्थापन दर 2.1 है। और हम लोग बढ़ते हैं, देख लेते हैं प्रजनन दर क्या होता है। प्रजनन दर एक महिला, कौन सी महिला? जो 15 से 49 वर्ष की है। कितने वर्ष की? 15 से 49 वर्ष की है, उसके द्वारा जीवित जितने बच्चों को जन्म दिया जाता है वो प्रजनन दर के रूप में जाना जाता है। वो किसके रूप में जाना जाता है? प्रजनन दर के रूप में जाना जाता है। यानी एक 15 से 49 वर्ष की महिला के द्वारा कुल जीवित जो बच्चे पैदा होते किए जाते हैं या पैदा होते हैं, वो क्या होता है? उस महिला का प्रजनन दर माना जाता है। या फिर वो पूरे जब विश्व राष्ट्रीय स्तर पर निकालते हैं तो राष्ट्र का औसत प्रजनन दर निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि प्रजनन दर के लिए जो औसत आयु वर्ष रखा गया 15 से 49 वर्ष रखा गया है। और सर्वाधिक प्रजनन दर किस राज्य का है? बिहार का है। जनसंख्या प्रतिस्थापन दर कितनी है? 2.1 है। ये आप 2019 के पीसीएस प्रश्न पत्र में भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं बुमचू महोत्सव। बुमचू महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? बुमचू महोत्सव सिक्किम में आयोजित किया गया। ये सिक्किम की संस्कृति को प्रतिनिधित्व करता है और संस्कृति को आगे बढ़ाता है। ठीक है, सिक्किम में जो स्थानीय संस्कृति है और उसके कल्चर को बढ़ाने का प्रयास करता है बुमचू महोत्सव। बुमचू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? सिक्किम राज्य में मनाया गया। तो दोस्तों आज हम लोगों ने करंट अफेयर से चीज़ें जुड़ी हुई प्रश्नों को देखा। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक साबित होंगे और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। तो हम लोग, जैसा कि हमने वादा किया था, हमने आपसे वादा किया हुआ है कि हम करंट अफेयर के साथ साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में हर बार हर समय पूछते हैं, हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछता है और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। और उस कन्फ्यूजन को ही समाप्त करने के लिए हम लोगों ने इस श्रृंखला को शुरू किया हुआ है कि कोड में कुछ भी सीखें। तो कोड में कुछ भी सीखे के अंतर्गत आज हम लोग इतिहास विषय, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पहले दिन हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित कोड को सीखा था। दूसरे दिन हम लोगों ने भूगोल विषय के अंतर्गत कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा के साथ साथ आर्कटिक वृत्त और जीएमटी रेखा पर स्थित जो देश हैं उनको देखा। आज हम लोग फिर से एक बार इतिहास विषय के अंतर्गत ही चीज़ों का अध्ययन करेंगे और हम लोग देखते हैं कि ये प्रश्न है भारत में जो प्रचलित सनातन संस्कृति से जो प्रचलित संबंधित मत हैं और उनके प्रतिपादक, मत और प्रतिपादक, इससे मत और प्रतिपादक, इस मत और प्रतिपादक से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में हर समय पूछते हैं और हर बार पूछता है। और ये बहुत कन्फ्यूजन वाला होता है। कन्फ्यूजन इसीलिए भी होता है कि कौन इसके प्रतिपादक हैं और या फिर किस प्रतिपादक के द्वारा किस मत का प्रतिपादन किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला हो सकती है आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस श्रृंखला को पूरा देखेंगे और आनंद उठाएंगे। पढ़ते हैं हम लोग ज़्यादा देर न लेते हुए। सबसे पहला मत है हमारा अद्वैतवाद। अद्वैतवाद, ठीक है। अद्वैतवाद में शंकराचार्य, अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? शंकराचार्य हैं। इसके बारे में डिटेल में आप लोग इतिहास विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ कोट याद करा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अद्वैतवाद के समर्थक प्रतिपादक हैं कौन? शंकराचार्य। शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रतिपादक शंकराचार्य हैं। ठीक है, फिर विशिष्टाद्वैत आता है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक है रामानुजाचार्य। कौन है? विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? रामानुजाचार्य हैं। रामानुजाचार्य। फिर द्वैताद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं मध्वाचार्य। द्वैताद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? मध्वाचार्य हैं। शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक, शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? वल्लभाचार्य हैं। और फिर द्वैताद्वैतवाद के प्रतिपादक निम्बकाचार्य हैं। कौन है? निम्बकाचार्य हैं। ठीक है, ये सभी आप किताबों में पढ़ने को मिल जाएगा। ये प्रतिपादक उनके सामने सब लिखे रहेंगे, मिल जाएंगे। लेकिन कोड सिर्फ हम आपको बताएंगे जो कि आपके मात्र 5 सेकंड के अंदर इस प्रश्न को हल करने में आपको सक्षम बनाएगा, वो भी सही तरीके से सक्षम बनाएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, कैसे पकड़ते हैं कि अब अद्वैतवाद में इशारे के पहले अक्षर को पकड़ते हैं। अद्वैतवाद का अ, विशिष्टाद्वैतवाद का वी, द्वैताद्वैतवाद का द्वै, फिर शुद्धाद्वैतवाद का सु और फिर द्वैतवाद का द्वै, द्वैतवाद का द्वै, फिर शुद्धाद्वैतवाद का द्वै। ठीक है, सबके पहले अक्षर को पकड़ते हैं और फिर इधर से
पहले अक्षर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पहले अक्षर से सन, और इसका बनेगा रा, फिर इसका बनेगा मध्वाचार्य का म, वल्लभाचार्य का व, और निम्बकाचार्य का नी। ठीक, सन राम बनी। अब इसको पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है, अब इसको पढ़िएगा कैसे, अविद्वय सुद्वय। पढ़ना कैसे है, अविद्वय सुद्वय सन राम बनी। अविद्वय शुद्धय सन राम बनी। अविद्वय शुद्धय सन राम बनी। कोड याद रखने का तरीका क्या है, अविद्वय शुद्धय सन राम बनी। जब भी आप लिखिए एग्जाम में आए अविद्वय सुद्वय, फिर इधर लिख दीजिए सन रा, फिर म, फिर व और नी। कोड हमारा क्या है, अविद्वय शुद्धय सन राम बनी। अविद्वय शुद्धय सन राम बनी। आपको पकड़ना कैसे, अविद्वय शुद्धय सन राम बनी। अविद्वय शुद्धय सन राम बनी। इसको अगर याद रखेंगे आप तो इससे रिलेटेड सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। और मात्र 5 सेकंड, इसको बोलने में तो आपको मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा। अविद्वय शुद्धय सन राम बनी, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस करिएगा। अविद्वय शुद्धय सन राम बनी। अविद्वय शुद्धय सन राम बनी। अब एक कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि पहले द्वैतावाद है या फिर द्वैताद्वैतवाद है। तो याद रखिएगा पहले द्वैतवाद आता है फिर द्वैताद्वैतवाद आता है, यानी 2 बार जब द्वैत द्वैत प्रयोग होगा तो वो बाद में आएगा, यानी दूसरी बार जो द्वैत आएगा वो द्वय आएगा, वो द्वैताद्वैत के लिए है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसी मोटिवेशन के साथ कि थक कर बैठ क्यों गए क्यों राही, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल हमारे पास है, हमारे पास आने के लिए तैयार है। हमें थोड़े से मंजिल की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है। तो मिलते हैं कल फिर से एक बार नए वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।